दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF 2022 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 10 नाटकों को पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा 11वां नाटक है और अब उसके बाद 2-3 नाटकों के बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम 8वीं यूनिट में 11वें नाटक, जिसके रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, उनके नाटक सिंदूर की होली को पढ़ेंगे। नाटक से पहले हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के बारे में तथा उनके लेखन कार्य के बारे में जान लेते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 17 दिसंबर 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 1987 को हुई थी। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जो जन्म था वह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। मिश्र जी ने 2 प्रकार के नाटकों की रचना की है। नंबर 1 समस्या प्रधान और दूसरे ऐतिहासिक नाटक। मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटकों से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मिश्र जी को हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेज़ों के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने कई सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटक भी लिखे हैं। अंतर्जगत उनकी प्रथम रचना थी, जो 1921 और 1922 में प्रकाशित हुई थी। ये बात इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि इनकी प्रथम रचना जो थी वह थी अंतर्जगत। अब कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्रता बरतती हैं और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम मिश्र जी के कुछ लेखन कार्य के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने जो सामाजिक नाटक लिखे हैं उनको देख लेते हैं। इन्होंने सामाजिक नाटकों में अशोक 1926 में लिखा, सन्यासी 1930 में, राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में, राजयोग 1933 में, सिंदूर की होली 1934 में, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, आधी रात 1936 में और गुड़िया का घर 1930 में। तो दोस्तों, ये इनके सामाजिक नाटक थे। अब इन्होंने जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। गरुण ध्वज 1945 में, वत्सराज 1950 में, दशाश्वमेध ये 1950 में, वितस्ता की लहरें 1957 में, जगत गुरु 1958 में, सरयू की धार 1974 में
और गंगाद्वार 1974 में। इसके बाद इनके कुछ पौराणिक नाटक भी हैं, जैसे नारद की वीणा 1946 में, चक्रव्यूह 1954 में, चित्रकूट, अपराजित और प्रतिज्ञा का योग, ये भी इनके लिखे कुछ पौराणिक नाटक हैं। इनके कुछ एकांकी संग्रह भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। अशोक वन 1950 में, प्रलय के पंख पर 1951 में, कावेरी में कमल 1961 में, स्वर्ग में विप्लव 1966 में, नारी का रंग ये भी 1966 में, अंतर जगत कविता संग्रह जो है ये 1924 में, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया था कि इनका प्रथम कविता संग्रह भी है। अशोक वन जो कि एकांकी संग्रह है ये 1950 में। तो दोस्तों ये इनके लेखन कार्य के विषय में हमने जाना। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, सिंदूर की होली। अब इस नाटक के कुछ मुख्य बिंदुओं से परिचित हो जाते हैं। सिंदूर की होली का रचना काल सन 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 को लिखी थी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। ये एक मुख्य बात है कि उन्होंने अधिकांशतः 3 अंकों के ही नाटक लिखे हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरी घटना का वर्णन किया गया है। मतलब नाटक में अंक तो 3 हैं, लेकिन नाटक में एक ही दिन की कहानी है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। 3 अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। अब जो 3 दृश्य हैं इस नाटक के, उन तीनों दृश्यों का जो समय है वह अलग अलग है, क्योंकि एक ही दिन का नाटक है तो इसकी जो घटनाक्रम है उनका समय अलग अलग है। पहला दृश्य सुबह 9 बजे का है, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य रात्रि 10 बजे का है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन का है और वर्षा काल का समय है। आगे बात करते हैं नाटक के पात्रों की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा है और जिसकी उम्र 17 से 18 वर्ष की है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष है। 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत की हत्या का मार्ग निरापद कर देते हैं। माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है। भगवंत सिंह पहले मजिस्ट्रेट थे, फिर राय साहब हो गए। रजनीकांत का हत्या करने वाला, यानी रजनीकांत की जो हत्या की थी वो भगवंत सिंह ने की थी। हरनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा हैं। डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक है। ये इस नाटक के 7 पुरुष पात्र थे। आगे स्त्री पात्रों की बात करें तो इसमें 2 ही स्त्री पात्र हैं, दोनों बहनें हैं। पहली है चंद्रकला जो इस नाटक की नायिका है। मुरारी लाल की बेटी जिसकी उम्र 20 वर्ष है नाटक की प्रमुख पात्रा है, जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों
अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा एक रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकांता की विरोधी है जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। उसकी उम्र 18 वर्ष की है, मतलब ये चंद्रकला की बहन जैसी है। ये थे नाटक के पात्र जिनके विषय में हमने जाना, जिसमें से जो हमें ध्यान रखने वाले पात्र हैं उसमें है चंद्रकला, मनोरमा, रजनीकांत और मुरारी लाल। इन 4 पात्रों के इर्द गिर्द ये पूरा नाटक घूमता है। दोस्तों, आगे हम नाटक के उद्देश्य को देख लेते हैं कि नाटक की रचना लेखक ने क्यों की, क्योंकि घुमा फिराकर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी की समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने भी किया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार से चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। दोस्तों, आगे हम नाटक के कथानक को देखेंगे, लेकिन नाटक के कथानक को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाटक के कथानक की शुरुआत कर लेते हैं। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था। इस कारण उसके विचार और व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे ना तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और ना ही समाज का डर है। उसके पिता मुरारी लाल उसके इस कृत्य पर क्रोधित होते हैं और उसे कठोर स्वर में पूछते हैं। शाम हो गई थी, अस्पताल में जोर से बोलती क्यों नहीं? मुरारी लाल ये चंद्रकला से पूछते हैं। चंद्रकला इसके जवाब में कहती है धीमे स्वर में, जी। मुरारी लाल फिर क्रोध में बोलते हैं, बस एक शब्द जी मेरे सामने आज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में मेरे सामने लाज आ रही है। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। और भरे अस्पताल में उसके सर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहाँ तक खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊँगा? मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझें कि मैं जाऊँगा। मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझें मुमकिन है कि मैं जाऊँगा। चंद्रकला वहाँ से चली जाना चाहती है। तब मुरारी लाल उससे बोलते हैं, कहाँ चली? ठहर जा, मैं हरगिज़ ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला घूमने गई थी। मुरारी लाल घूर कर
किसको? चंद्रकला को घूर कर कहते हैं। सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में। चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला अपना श्रृंगार करती है। गले में चंद्रहार पहनकर तथा मांग में सिंदूर डालकर कहती है कि आज मैं विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर चंद्रकला को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान कहती है। चंद्रकला कहती है, छी, उन्माद क्यों होगा? मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की आवश्यकता नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूँगी। कोई चिंता नहीं है। मेरा वैधव्य अमर रहे। चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि वह क्षणिक आवेश है। तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आँखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का। चारों ओर हाथ उठाकर वे कहती है, इतने बड़े संसार में दूसरा ना होगा और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी ना उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके अनेक बार विधवा होने का डर है। चंद्रकला आधुनिक विचारों वाली युवती है तथा नारी स्वतंत्रता की पक्षधर है। उसके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी है। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है। पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकला का मानना है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है। जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी, तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है। चंद्रकला, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर ही मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिससे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी सदैव करते चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? चंद्रकला नारी की इस दास्तां का मुख्य कारण नारी के उन गुणों को ही मानती है जिनकी प्रशंसा करके पुरुष ने उसे अपनी बेड़ियों में बांध दिया है, और अपनी प्रशंसा में आत्ममुग्धा हुई नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई। कभी त्यागमयी तो कभी वात्सल्य की देवी बनाकर पुरुष उसे छलता रहा, उसका शोषण करता रहा। नारी तन से ही नहीं, मन से भी कोमल होती है। पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया। शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में डाल दी गई, ये चंद्रकला कहती है। चंद्रकला का मानना है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। चंद्रकला के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है तथा पुरुष की चार हाथ की सेज को ही अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है। विवाह के अवसर पर होने वाले वेद मंत्रों, शंख ध्वनि, हवन, ब्रह्मभोज आदि को वह अर्थहीन मानती है। सामाजिक जीवन की परंपराओं की पूर्णतया उपेक्षा करते हुए वह अस्पताल में मरणासन्न लेटे रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर स्वयं को विवाहित कहती है और मनोरमा के विरोध करने पर अपने वैधव्य का औचित्य सिद्ध करते हुए कहती है, विवाह तो मेरा भी हो गया। 1000-2000 आदमी भोजन ना कर सके, 10-20 बार शंख नहीं बजा, थोड़े से मंत्र और श्लोक नहीं पढ़े गए, यही ना। मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुरा कर कहती है, विवाह की कई प्रणालियां हैं, हमारे ही यहाँ पहले प्रचलित थीं, अब ज़रूर रुक गई हैं, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। चंद्रकला अपने
मत को ही शास्त्र मानती है। अनुभूति को महत्व देकर सामाजिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। यथा शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार है, बस और कुछ नहीं, ये चंद्रकला कहती है। मनोरमा के वैधव्य को वह ऋणियों की देन मानती है, यानी इसमें मनोरमा जो है वह एक विधवा स्त्री है। उसके वैधव्य को वह ऋणियों की देन मानती है, क्योंकि जिस पुरुष को देखा ही नहीं, उसके नाम रूपी डोर से बंधकर वैधव्य को ढूंढना नितांत रूढ़िवादिता ही है। दोस्तों, इस नाटक में बाल विधवा की समस्या का भी वर्णन किया गया है मनोरमा के रूप में। वह मनोरमा से कहती है, कौन कहती है? चंद्रकला, बहन तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा ही नहीं, उसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला ही नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। इस प्रकार वह सामाजिक परंपराओं के प्रति अपनी उपेक्षा की अभिव्यक्ति करती है। चंद्रकला भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपने प्रेम भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। मनोरमा का मत है कि चित्र को रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए, किंतु चंद्रकला को यह स्वीकार नहीं है। वह उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है। मनोरमा किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री मनोरमा उससे कहती है कि किसी तरह यह चित्र जो है रजनीकांत का, वह उसकी पत्नी के पास पहुंचाना चाहिए। तब चंद्रकला कहती है, खूब कह रही हो, चित्र बनवाया मैंने और भेज दूं उसके पास? मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे इसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, तो दूसरा बना दो। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में सफल चित्रित किया है। दोस्तों, ये था नाटक सिंदूर की होली, जिसमें चंद्रकला के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने जो हमारी टीनेजर्स जो गर्ल्स होती हैं, कई बार प्रेम होता है, कई बार टूटता है, किसी को भी अपना पति रूप में पूजने लगती हैं, फिर उससे झगड़ा होने पर उससे अलगाव हो जाता है, उस तरह के वातावरण का इन्होंने लेखन करने का प्रयास किया है, जो चंद्रकला के रूप में एक स्त्री है, जो कि एक पहले से ही ब्याहता पुरुष से जो कि बिल्कुल मरने वाला है, उससे अपनी मांग भरवा लेती है और फिर उसकी विधवा बनने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, ये था नाटक सिंदूर की होली, जो आज हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं आपसे अगले नाटक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।